इस चैप्टर का यानी कि ऑप्टिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं कि जिसका नाम है प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, तो इससे पहले और जो भी चीजें थी वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा चैप्टर का नाम, लेसन नंबर जो भी है, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का ध्रुवण। दिख रहा है यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश लास्ट चैप्टर है यस का ध्रुवण। बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, फिर भी मान लीजिए आज इंट्रोडक्शन रहेगा, कल परसों तक ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बात मत कीजिएगा, जो भी बात कीजिएगा टॉपिक से रिलेटेड। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, हो गया हेडिंग? चलिए, तो हम इस चैप्टर में थोड़ा बैक जाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, जो कि हमारा जो लेसन 6 था ना, शायद जो भी रहा हो। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, या तो हाइगेंस ने इस चीज को प्रूव किया कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है ना, वहीं से हमारे वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत भी होती है। उससे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रे से रिलेटेड चैप्टर्स या लाइट को हम लोग रे कंसीडर करके जो भी चीजें थी उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हाइगेंस के फिनोमिना से उनके जो कंसेप्ट थे, वेव थियरी ऑफ लाइट या प्रकाश के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वहां से वेव थियरी का एक तरीके से कह सकते हैं जन्म हुआ। ठीक है, अब वहां से बात क्या हुई कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने फिनोमिना देखे भी। कौन कौन से फिनोमिना थे? प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन, और उसके अलावा व्यतिकरण, दो चैप्टर्स से, जिन दोनों में हम लोगों ने क्या किया था, लाइट को वेव्स यानी कि तरंग कंसीडर किया था। ठीक है, अगर लाइट को किरण करके कंसीडर करके हम इन दोनों फिनोमिना को एक्सप्लेन करने जा रहे थे तो उस समय ये एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो बात यहाँ तक हुई। हम लोग क्या किए, लाइट को पहले हाइगेंस के द्वारा हम लोगों ने वेव्स यानी तरंग कंसीडर किया। उसके बाद तरंग कंसीडर करके फिर हम लोग क्या किए कि व्यतिकरण और विवर्तन को परिभाषित किया, लाइट को तरंग मानकर। ठीक है, तो ये बात थी 1960 की, यानी 1960 की, जब हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, तो इसके बाद भी अभी तक जब हाइगेंस ने बताया कि लाइट जो है वो तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है, तो फिर बात ये उठी कि अगर तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है तो तरंगों के संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने कहा कि हाँ, अगर माध्यम की आवश्यकता होती है तो माध्यम है, और उन्होंने क्या कंसिडर किया था, माध्यम के रूप में क्या कंसिडर किया था, किसी को याद है? हाइगेंस ने क्या माना था कि सर्व जगह सब जगह क्या है, ईथर। वेरी गुड। ठीक है, उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की बात की थी, और उन्होंने कहा कि अगर आपको माध्यम की आवश्यकता है तो मान लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर सब जगह व्याप्त है, और उसी में जो तरंग है प्रकाश की वो ट्रेवल करती है। ठीक है, फिर इससे आगे की वहां पर कोई बात नहीं हुई। प्रकाश के नेचर पर हम लोगों ने कोई बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश तरंग है तो तरंग तो दो प्रकार की होती है। कोई बताएगा कौन कौन सी? बताओ, कोई भी बताओ। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। वेरी गुड। ठीक है, तो तरंग हमारे पास क्या होती है, देखिएगा अब यहाँ से हम लोग थोड़े इस टॉपिक में आगे डिस्कशन करेंगे। तो हाइगेंस केवल यही तक सीमित है कि प्रकाश जो है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है और तरंगों के रूप में आगे चलता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। फिर भी उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप ईथर में प्रकाश की गति को अनुदैर्ध्य तरंग के जैसे मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब वो द्वितीयक तरंगिकाओं का एक्सप्लेन किए और उसके बाद अपने खुद के ही कुछ एक्सपेरिमेंट में हाइगेंस खुद ही फेल हो गए। उन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना, लेकिन वो अपने ही कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो वहां पर वो बात पूरी तरीके से गलत हो गई कि प्रकाश को अनुदैर्ध्य कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, फिर हाइगेंस के 140 साल बाद, यानी कि हाइगेंस ने 1690 में दिया था, 1690 प्लस 100 1790 प्लस 40 यानी 1830 में। ठीक है, 1830 में जब फ्रेशनल आए या फ्रेनल आए, तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वास्तव में प्रकाश की जो नेचर है, प्रकाश का जो नेचर है वो अनुदैर्ध्य ना होकर अनुप्रस्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग हम लोग यही करने वाले हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। यह हेडिंग कर लीजिएगा, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है, प्रकाश की पहला टॉपिक रहेगा कि अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति।
ठीक है। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। वीडियो जब आप लोग देखते हो उसमें कुछ एरर्स निकलते हैं, कुछ कमियां निकलती हैं, बताते भी नहीं आप लोग कि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। कल किसी ने मुझे बताया था कि आप बहुत छोटा लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आज से कोशिश करेंगे कुछ बड़ा लिखने की, और आप लोग कुछ बताते ही नहीं, उसी में कमेंट कर दिया करो जो भी प्रॉब्लम्स होती रहा करे। इससे पता चलता है कि आप लोग देखते नहीं, ठीक है। हालांकि एक 90 मिनट का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे देखे थे, कल ही देख लिए थे, तो उससे तो ये तो लगा चलो कोई तो देख रहा है, ठीक। चलिए, तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति पर बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बहुत आपको तरंगों के बारे में बता देते हैं, ठीक है। कक्षा 11 में आप लोगों ने तरंग के बारे में पढ़ा होगा कि तरंग जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली जो तरंग होती है ना, जिसमें पर तरंग की डेफिनेशन की अगर बात करें तो पहली जो तरंग सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 2 प्रकार से डिवाइड कर दिए, तो आप पहले लिख दीजिए। तो पहली हो गई कौन सी, अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग, और दूसरी कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। कुल मिलाकर जितनी भी तरंगें होती हैं वो 2 प्रकार में ही कैटेगराइज की गई, ठीक है। आप इससे ज्यादा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो अनुदैर्घ्य तरंगें वे होती हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती है। अनुदैर्घ्य, दैर्घ्य में होता है लंबाई, ठीक है। तो जब तरंग में माध्यम के कण जो है उनके कंपन, ठीक है, क्या हो, तरंग के संचरण की दिशा में ही हो, ठीक है ना। सिंपल से एक लाइन के दोनों की डेफिनेशन है। जब अनुदैर्घ्य तरंग की बात करेंगे, अनुदैर्घ्य मतलब लंबाई, तो जब तरंग में माध्यम के कणों के जो कंपन है वो क्या हो, तरंग के संचरण की दिशा में ही हो, तो उस केस में वो तरंग क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप स्प्रिंग की बात करो, ठीक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करेंगे, एक साइड में टाइट बांधकर उसके बाद दूसरे साइड से हम लोग क्या करते हैं, खींच कर छोड़ देते हैं। तो स्प्रिंग क्या करती है, कंपन करना स्टार्ट होती है, इस तरीके से आएगी जाएगी, फिर इस तरीके से आएगी जाएगी ना, स्प्रिंग इस तरीके से कंपन करती है। तो क्या कर रही है, देखिएगा, तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हम लोग सिंपली जब छोड़ेंगे तो इस प्रकार से कंपन करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर कहीं दूर दूर होंगे, फिर कहीं पास पास होंगे, फिर कहीं दूर दूर होंगे, और इस प्रकार से फाइनली, ठीक है। तो स्प्रिंग के कंपन जो है ये इस डायरेक्शन में ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन या वेव्स के तरंग के संचरण की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे तरंग के संचरण की दिशा जो होगी इसी डायरेक्शन में होगी ना, और जबकि स्प्रिंग कंपन किधर कर रही है, इसी डायरेक्शन में, आगे पीछे हो रही है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है ना, उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो जब ना माध्यम के कणों का कंपन किस प्रकार से हो कि वो उनकी कंपन की दिशा जो हो तरंग के संचरण की दिशा में ही हो, तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। और एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग की तरंग, ठीक है, स्प्रिंग की गति, या तो फिर हमारी वॉइस ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। हम लोग बोलते हैं तो हमारी वॉइस सीधे आगे बढ़ जाती है ना, किस प्रकार से बढ़ती है, अनुदैर्घ्य तरंग में इस प्रकार से लगातार प्रोपागेट करते हुए आगे चली जाती है ना। तो ध्वनि की तरंग, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स है किसके, अनुदैर्घ्य तरंग के। वहीं पे अगर हम अनुप्रस्थ की बात करें ना, कक्षा 11 में ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में पढ़े थे, हालांकि अगर किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, मैंने तो पढ़ाया था, इतना तो मैं जानता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अनुदैर्घ्य। और जब हम अनुप्रस्थ की बात करते हैं ना, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स, यहाँ पे है लिखा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो इसमें माध्यम के कणों का कंपन क्या होता है, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अप डाउन होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल अब अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे होती है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तरंग के चलने की दिशा, तरंग किधर चल रही है, इधर की ओर, लेकिन इसमें कणों के कंपन जो होंगे वो इस प्रकार से ऐसे होते हैं ना, ठीक है। यानी कि कण एक बार ऊपर आएगा, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, तो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है पोजीशन, हर जगह पे आप देखोगे तो कणों की पोजीशन जो है क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो जब तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तरंग के चलने की दिशा ये है, ठीक है, तरंग के चलने की दिशा के अभिलंबवत हो या तरंग के संचरण के अभिलंबवत हो, तब वहां पर जो तरंग होती है वो होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, समझ में आया ना। तो तरंग के 2 प्रकार की हुई, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल जैसे आप लोग
एक क्या करिए, एक रस्सी लीजिए, रस्सी को एक दीवार में कस के बांध दीजिए और दूसरे साइड से रस्सी को पकड़िए, कस के झटक दीजिए, तो ये आपको यही बन जाएगा पूरा। ठीक है, बड़ी सी अगर रस्सी हो, या तो फिर आप पानी में पत्थर मार दीजिए, उसमें से भी श्रृंग गर्त के रूप में तरंगे आगे बढ़ने लगेगी, तो वो भी क्या होगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, देखिएगा, तो जब अनुप्रस्थ की बात करते हैं तो ये जो टॉप वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्रृंग, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गर्त। श्रृंग और गर्त, ठीक है। तो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। यही तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन भी होती है। लेकिन जब हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात करते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंग में आपको श्रृंग और गर्त नहीं मिलते, बल्कि क्या मिलते हैं, संपीड़न और विरलन। ठीक है, तो जहां वेव्स यानी कि ये स्प्रिंग के सिरे पास पास हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, संपीड़न। यहाँ पर स्प्रिंग संपीड़ित हुई है तो संपीड़न, जबकि जहां पर दूर दूर है, इस पोर्शन में दूर दूर है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, विरलन। ठीक है, और इस प्रकार से दो संपीड़न या दो विरलन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो एक संपीड़न यहाँ पे है, एक संपीड़न यहाँ पे है पास पास, तो यहाँ की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, अनुदैर्घ्य में ना, इस तरीके से तरंग। अब हमें प्रकाश की प्रकृति को कैसे प्रूफ करना है, अनुदैर्घ्य प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात, आगे बढ़े, देखिएगा। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति हमें प्रूव करना है। अनुप्रस्थ को थोड़ा सा और समझिए अच्छे से। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। देखिएगा, अब ये चेक करने के लिए क्या वास्तव में कभी, ठीक है, नमस्ते। देखिएगा, अब ये चेक करने के लिए कि अगर प्रकाश अनुप्रस्थ होगी तो वो किस प्रकार से व्यवहार करेगी, हम लोग यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उसके बाद ध्रुवों से रिलेटेड जो एग्जांपल होगा उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग एक वेव ले रहे हैं और थोड़ा ऊपर फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वेव कंसीडर कर रहे हैं, ये कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके माध्यम में एक इस प्रकार का ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, जैसे सपोज करो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप लोग फिगर देखिएगा अच्छे से, उसके बाद जैसे बनेगा वैसे बनाइएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक इस प्रकार का क्रिस्टल तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे लकड़ी का गुटका आप कंसीडर कर लीजिए, ऐसे रखा गया है, जिसमें इस प्रकार से डिजाइन किया गया होल है, जिसमें कि प्रकाश अगर अनुप्रस्थ है तो आगे ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है ना। अब जब ये वाली प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकाश नहीं भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि रस्सी का सिरा है, जब यहाँ पे आएगा तो इसको क्रॉस करते हुए आगे भी चला जाएगा, क्योंकि ये अप डाउन इसमें ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, आगे एक और रखते हैं, एक और रखेंगे तो भी यही कंडीशन रहेगी। अभी आप लोग कंफ्यूज या परेशान मत होइएगा, आप सोच रहे होंगे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सर ना, तो पूरा देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। दूसरा फिगर जब देखेंगे तो और ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा।
आनंद क्यों बात कर रहे हो? देखिए, तो ये रस्सी की जो तरंग है वो क्या करेगी, इस पे पड़ेगी तो आगे से फिर से ट्रेवल करते हुए इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो अनुप्रस्थ ही है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए कि ये अनुप्रस्थ ही है, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, अभी तक क्या है, अभी तक प्रकाश इसलिए ट्रेवल कर पा रहा है अंदर, या तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट इसको रस्सी का सिरा कंसिडर किए हैं, तो ये इसलिए अंदर जा पा रहा है क्योंकि उसको उसके पैरेलल एक्सिस मिल रही है, अच्छी इस प्रकार से मिल रही है ना। अगर ये इसी प्रकार से जाएगा तो सीधा चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, दूसरे केस में पहले वाली पोजीशन में हम कोई चेंजेस नहीं करते, पहले जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तरंग आएगी, उसके बाद इधर से निकलेगी, आगे जाएगी। दूसरा जो पोजीशन है, यानी कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, तो इसमें इसकी एक्सिस को हम चेंज कर देते हैं। अभी तक इसको इस प्रकार से वर्टिकल रखे हैं, अब इसको तिरछा रख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे ही इसकी एक्सिस को चेंज करेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को गिरा कर रख दो इस तरीके से, ऐसे रख दिए। ठीक है, तब क्या देखा जाता है, तब ये नोटिस किया गया कि अब आगे कोई भी प्रकाश तरंग या तो फिर रस्सी की जो तरंग है वेव से, अब कोई भी वेव नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ये वेव अनुप्रस्थ ही होगी। अगर अनुप्रस्थ रहेगी तभी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो उसके परपेंडिकुलर कंपन करते हुए आगे जा रही है, और जब इसे गिरा कर रख दिया गया, इसके अक्ष को 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया, तो उस केस में आगे नहीं जा रही है। तो ये अगर कोई तरंग अनुप्रस्थ है तो इस नेचर को फॉलो करेगी। ठीक है, चाहे वो प्रकाश ही हो। लेकिन अब चूंकि प्रकाश को रस्सी की तरह तो बिहेव नहीं करा जा सकता, हालांकि दोनों का नेचर सेम है। रस्सी की भी जो तरंग है वो अनुप्रस्थ ही है, और प्रकाश की हम बात कर रहे हैं अनुप्रस्थ ही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग प्रकाश की प्रकृति को नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें टूरमैलिन क्रिस्टल